प्लास्टिक के चौकोर कार्ड या फिर बैंक खाते के अंकों को देखकर मुस्कुरा लेते हैं। सोचते हैं कि कल की बड़ी जरूरत के वक्त कोई ना कोई बैंक हमारे पीछे खड़ा होगा। घर की पहली गाड़ी, बच्चों की बड़ी पढ़ाई या फिर मेट्रो शहर की किसी ऊंची इमारत में अपने हक की दो दीवारें। जी हां, यह सब कुछ एक ही जादू पर टिका है जिसे हम कर्ज या फिर बैंक का लोन कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कल सुबह जब आप उसी उम्मीद के साथ बैंक के दरवाजे को खटखटाएं और बैंक मैनेजर आपकी आमदनी की पर्ची देखे बिना ही आपके माथे पर जोखिम का एक अदृश्य ठप्पा लगा दे, तो क्या होगा? दरअसल 1 अप्रैल 2027 से ECL डायरेक्शन है 2026 वो लागू होने जा रहा है। ये नियम बैंकिंग की दुनिया में तूफान ला रहा है। जहां पहले बैंक जब जागते थे, जब कर्ज डूब जाता था, अब वे सपनों में ही डूबते कर्ज को देखकर तैयार हो जाएंगे। मिडिल क्लास के घर, गाड़ी, पढ़ाई के सपने इन एक नियम के आगे कैसे टिकेंगे? आइए इस दास्तान को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर बैंक अब भविष्य का अंदेशा लगाकर आप अपना खजाना बचाने में जुट जाएंगे। इसी पर चर्चा करते हैं। ECL यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। यह चक्रव्यूह क्या है? क्योंकि अब भारत के 62% लोगों के लिए यह वाकई एक चक्रव्यूह जैसा है। वो लोग जो बैंक से लोन की उम्मीदें रख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक आम इंसान बैंक के पास जाता है तो वो सिर्फ कागज नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की उम्मीदें लेकर पहुंचता है। पुराने वक्त में एक नियम था कि जब तक कोई इंसान बीमार ना पड़ जाए उसे अस्पताल का बिस्तर नहीं दिया जाता था। बैंकिंग की भाषा में इसे इंकर्ड लॉस मॉडल कहते हैं, यानी कि जब तक कोई अपनी किश्तें चुकाना पूरी तरह से बंद ना कर दे, जब तक कोई पूरी तरह से अपनी किश्तें चुकाना बंद ना कर दे और बैंक का पैसा पूरी तरह से डूब ना जाए, तब तक उसे NPA यानी कि डूबा हुआ कर्ज नहीं माना जाता था। नुकसान होने के बाद बैंक अपने बही खाते की मरम्मत करते थे। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इस ढर्रे को पूरी तरह से पलट दिया है, जो आम आदमी के लिए बड़ा परेशानी का सबब बनने जा रहा है। अब नियम यह है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी बीमारी का अंदाजा बैंकों को लगाना होगा और इलाज का खर्च अलग से रख लो। इसे तकनीकी दुनिया में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कहा जाता है, यानी कि ECL नियम कहा जाता है, जो RBI लेकर आ रही है। बैंक अब लोन बांटते ही पहले ही दिन आपकी जेब से एक बड़ा फंड सिर्फ इसलिए अलग रख लेगा क्योंकि उन्हें शक होगा कि आप शायद भविष्य में डिफॉल्टर हो सकते हैं। अब सोचिए कि जिस ग्राहक के लिए बैंक को अपनी जमा पूंजी पहले से ही ब्लॉक करनी पड़े, क्या बैंक उसे मुस्कुराकर लोन देगा? यह मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यह देश के 62% लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होने जा रही है, जिनका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 से नीचे है। RBI का नया हिसाब मैं आपको समझा दूं। मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि 1 अप्रैल 2027 से RBI एक नियम लेकर आ रहा है। वो समझ लीजिए, आज का मध्यम वर्गीय परिवार अपनी पुरानी पीढ़ियों की तरह गुल्लक में पैसे जोड़कर नहीं जीता है। आज की जीवन शैली सेविंग्स यानी कि बचत पर नहीं बल्कि क्रेडिट यानी कि साख पर टिकी है। हाथ का स्मार्टफोन हो, घर का टेलीविजन हो या फिर ऑफिस जाने वाली कार हो, सब कुछ 16 अंकों के क्रेडिट कार्ड या फिर महीने की तय तारीख को कटने वाली EMI के सहारे चल रहा है। हम अपनी वर्तमान आमदनी का आनंद जरूर ले रहे हैं, लेकिन वो आनंद हमारी भविष्य की मेहनत की कमाई को गिरवी रखकर आता है।
आरबीआई का नया नियम इसी भविष्य की कमाई पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने जा रहा है। आरबीआई ने उन्हें एक नया चश्मा दे दिया है और वो चश्मा है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का, यानी कि ईसीएल का, जो 1 अप्रैल 2027 से बैंक लोन देते समय ही अनुमान लगाएंगे कि कितना पैसा डूब सकता है। एक श्रीमान जी बैंक पहुंचेंगे, वो लोन लेना चाहेंगे और लोन लेने के लिए तमाम खाना पूर्ति, कागजात की पूर्ति करेंगे, लेकिन बैंक को यह तय करना है कि जो भाई साहब आए हैं, ये भाई साहब लोन भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ईएमआई इनकी रुक तो नहीं जाएगी। तो ये बैंक को पहले ही अनुमान लगाना है और उसी अनुमान के तहत एक पैसे का बड़ा फंड अलग से रख देना है। पहले इंतजार करते थे कि 90 दिन का, कि भाई ये इंसान है, ये श्रीमान जी हैं, ये 90 दिन तक ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तब उनके लोन को एनपीए कहा जाता था। अब भविष्य की आंधी को पहले से ही बैंकों को भांपना होगा, भांपकर उसका प्रोविजन करना होगा। इससे बैंक मजबूत होंगे, लेकिन आम आदमी के लोन का रास्ता बेहद सकरा हो जाएगा। मुश्किल से आपको लोन मिलेगा, और लोन मिलेगा भी तो कई सारी चुनौतियां भी हैं। मैं आपको सब एक एक करके बताने जा रहा हूं। नियम है क्या, यह जान लीजिए। असल में ईसीएल नियम क्या है, इसे समझते हैं गौर से। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फ्रेमवर्क क्या है। 1 अप्रैल 2027 से ये लागू होने जा रहा है। बैंक का भविष्य का अंदेशा लगाएंगे, कम सिविल पर आपको महंगा लोन देंगे या फिर आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सिविल 730 से कम है तो लोन में आपको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, और ऐसे देश में लोगों की जो संख्या है वो करीब करीब 62% है। ऐसा नहीं है कि बैंक आपको लोन नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि 62% लोग हैं जिनका सिविल 730 से कम है। देश में 38% लोगों को ही लोन ईएमआई लेट होने पर पहले से ही सख्त प्रोविजन का एक प्रावधान कर दिया गया है। बहुत सारे इसके स्टेज तय कर दिए गए हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में इन्हें बांट दिया जाएगा। प्रोविजन नियम बैंक को सुरक्षित बनाने के लिए कहा गया है। 12 महीने या फिर पूरी उम्र का अनुमानित घाटा, उसका अंदाजा लगाने के लिए भी कहा गया है। एनपीए का इंतजार अब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बैंकिंग को वैश्विक स्टैंडर्ड से जोड़ने की बात की गई है, जैसे कि अमेरिका या कुछ और विकसित देशों में होता है। खबर क्या है, एनपीए क्या है? बैंक अब एनपीए से पहले ही अपने जोखिम का अंदाजा लगा लेंगे कि ये श्रीवास्तव जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये चौहान साहब हैं, ये कोई और हैं भाई साहब, ये लोन भर सकते हैं, नहीं भर सकते, डिफॉल्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनकी नौकरी कैसी है। पूरा अनुमान बैंक को पहले ही लगाना होगा। सबसे पहले आपको एनपीए के बारे में बता देता हूं। एनपीए का पूरा नाम क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकिंग की भाषा में एसेट वो संपत्ति होती है जिससे बैंक को आय होती है। जैसे ही ग्राहकों को दिया गया लोन, जब कोई व्यक्ति या फिर संस्था बैंक से लोन लेती है और लगातार 90 दिनों तक मूलधन या फिर ब्याज की कोई किश्त नहीं देती है, तो उस लोन या खाते को बैंक द्वारा एनपीए घोषित कर दिया जाता है। जब कोई लोन एनपीए बन जाता है तो बैंक की आय रुक जाती है। सवाल है कि लोन एनपीए होने पर होता क्या है। यदि आपका खाता एनपीए घोषित हो जाता है तो बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, और इससे आपका सिविल या क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो जाता है, जिससे भविष्य में नया लोन मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। कहानी यह है कि अगर एक परिवार अपनी नई गाड़ी का सपना देख रहा है, पिता की सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी ईएमआई थोड़ी लेट हो जाती है, तो आरबीआई के नए ईसीएल नियम से बैंक पहले ही यह तय कर लेगा कि यह परिवार आगे चलकर अपनी किश्त में चूक करेगा या फिर मुश्किल खड़ी करेगा। इसलिए वो आज ही आपका पैसा आपके ही पैसे से अलग रख लेगा। नतीजा कि या तो लोन मिलेगा या फिर नहीं, या फिर ब्याज इतना ज्यादा होगा कि आपका सपना टूट जाएगा। देश के 62% लोगों का जो सिविल स्कोर है वो 730 से नीचे है। उनके लिए बैंक का दरवाजा अब बेहद सकरा या फिर सुकड़ने जा रहा है।
ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, पूरे मिडिल क्लास की है। वो मेहनत से सपने को बुनता है, लेकिन नियमों का जाल उसे घेर लेता है और अब ये नियमों का जाल और बड़ा होने जा रहा है। 62% आबादी की बात कर रहा हूं। 62% आबादी जो है देश की, उस पर आर्थिक पाबंदी कैसे आने वाली है, यह मैं आपको बता देता हूं। लोन को लेकर यह कोई सामान्य नियम नहीं, बल्कि देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए एक तरह से अघोषित आर्थिक पाबंदी है। जब हम कहते हैं कि 62% भारतीयों का सिविल स्कोर 730 से नीचे है, तो इसका सीधा मतलब यह है, या मैं आपको समझा दूं कि 1 अप्रैल 2027 के बाद से देश के 60% से अधिक लोग बैंक की नजरों में सीधे अछूत हो सकते हैं या फिर हाई रिस्क पर आ सकते हैं, यानी कि बेहद खतरनाक जोन में आ सकते हैं, या खतरनाक जोन में बैंक उनको डाल देगा। अगर आप इस 62% में आते हैं तो नए नियम के तहत बैंक आपके लोन की फाइल को छूने से कतराएंगे, आपको लोन देने से बचेंगे। यह मध्यम वर्ग के आर्थिक वजूद पर अब तक का सबसे खामोश और बड़ा हमला है, क्योंकि नए शहरों में जितनी भी आबादी आ रही है, जितने भी युवा आ रहे हैं, जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके अपने सपने हैं। वो अपनी नौकरी के साथ साथ परिवार का गठन करते हैं और अपने सपने बुनते हैं, और उनके ज़्यादातर सपनों में जो सुविधाएं होती हैं वो बैंक के भरोसे होते हैं। चाहे वो घर की नई गाड़ी हो, या फिर बाइक हो, या फिर उस घर के अंदर रहने वाला सामान हो, या फिर एक छोटा सा फ्लैट हो, छोटा सा घर हो, सब कुछ बैंक के भरोसे चलता है। लेकिन बैंक का भी ये रास्ता बेहद सकरा होने जा रहा है। तो अब उस युवा या शहरों में पहुंचे उस व्यक्ति के सपनों में मुश्किल का जो काउंटडाउन है, उसको मैं समझा देता हूं। असल में बैंक के दरवाजे पर खड़े 2 लोगों की कहानी से डर को करीब से महसूस कीजिए। मान लीजिए कि मिस्टर ए का सिविल 790 है, वे सुरक्षित हैं, लेकिन असली खौफ मिस्टर बी के चेहरे पर आता है, जिनका सिविल स्कोर 680 है। पिछले यानी कि अतीत में सिर्फ 2 या 4 दिन की देरी से उनकी ईएमआई किश्त भरी गई। अब वो जो 2-4 दिन की लेट ईएमआई किश्त उन्होंने जमा की थी, वही किश्त उनके गले का फंदा बन जाएगी। नए ईसीएल नियम के तहत बैंक जैसे ही मिस्टर बी को लोन देने की सोचेगा, बैंक को अपनी तिजोरी से एक बड़ा हिस्सा, बड़ी रकम रिजर्व फंड के तौर पर रखनी होगी, वो लॉक करनी होगी। मिस्टर बी का लोन, जो लोन बैंक है, वो लोन बैंक एक आर्थिक बोझ बन चुका होगा बैंक के लिए, और बैंक इस बोझ को कभी हंसकर तो स्वीकारेगा नहीं। आप सोचिए, बैंक बहुत आसानी से आपको इतना रिस्क तो नहीं लेगा कि भाई मैं इसको ये लोन दे रहा हूं और इस लोन के एवज में कभी ये नुकसान हो सकता है, तो इतना पैसा मैं अलग से रख लूंगा। भाई इससे अगर इस तरह से अगर बैंक बहुत लंबे या ज़्यादा ब्याज दे रही है, तो ज़्यादा पैसा रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा, उसकी सूचना आरबीआई को देना पड़ेगी। तो जो बैंक का बिजनेस है, इससे वो भी तो बाधित होगा। बैंक जो कमाई करता है, उससे उसकी कमाई भी तो प्रभावित होगी। तो बैंक क्या करेगा? इस तरह की बाधा से बचने की कोशिश करेगा। अपनी कमाई जो उसकी उलझन हो रही है, जो रुक रही है, उससे बचेगा, आपको लोन देगा ही नहीं। लेकिन महंगे कर्ज का जो जानलेवा फंदा है, उसको समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण से समझिए। उसमें आप ये जान सकते हैं कि मिस्टर ए यानी कि 730 से सिविल ऊपर, मिस्टर ए की हालत ठीक है, लेकिन मिस्टर बी ईएमआई चुकाने में गड़बड़ कर देते हैं। इससे जब बैंक मिस्टर बी जैसे हाई रिस्क ग्राहकों को लोन देते हैं, तो मजबूरी का जो फंदा है वो फंस जाएगा। वो उनका खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कम सिविल स्कोर वाले 62% लोगों को डराने के लिए बैंक के पास जो तीसरा रास्ता है, वो है दंडात्मक ब्याज का, इंटरेस्ट का। बैंक आपसे आम लोगों के मुकाबले दुगना या फिर तिगना ब्याज वसूलेगा। यानी कि अगर एक साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले लोन 8% पर मिल रहे हैं, तो आपको वही लोन 12 या फिर 14% पर मिलेगा, जैसा कि इस देश में कई प्राइवेट बैंक करते हैं। यह बढ़ा हुआ ब्याज
आपकी जिंदगी की कमाई को ईएमआई के दलदल में धकेल देगा। खराब सिविल की सजा अब सिर्फ लोन रिजेक्शन नहीं है, बल्कि कर्ज का वो जानलेवा फंदा है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कंगाल बना सकता है। इसलिए बैंकिंग सिस्टम में मिस्टर बी के लिए अब रास्ते बेहद कठिन होने जा रहे हैं। कर्ज का ऐसा दलदल जो कि इनकी पीढ़ियों को भी परेशान कर सकता है, यह रास्ता अब और कड़ा होने जा रहा है, मुश्किल होने जा रहा है और बड़ा पथरीला होने जा रहा है। अब असल में जो फाइनेंशियल जो वित्तीय चरित्र है, उस वित्तीय चरित्र के डिजिटल वारंट को समझिए। अगर आप ये सोचते हैं कि सिविल स्कोर के अंकों को किसी तरह जोड़ तोड़कर आप सुधार भी लेंगे और बच जाएंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, भूल में हैं, गलतफहमी में। अब बैंक आपके सिविल के भी आगे जाकर, अब देखिए अब क्या होने जा रहा है। बैंक आपका सिविल स्कोर, पहले क्या होता था कि आप बैंक के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, तो आप अपना सिविल स्कोर देते हैं, तो मेरा सिविल स्कोर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब बैंक क्या करने जा रहा है? बैंक आपके सिविल स्कोर के आगे जाकर फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि आपका वित्तीय चरित्र, आपके लोन भरने की, ईएमआई देने की जो आपका कैरेक्टर है, आपका आगा पीछा, असल में ब्यूरोक्रेसी के अंदाज में इसको 360 डिग्री कहते हैं। 360 डिग्री क्या है, एक मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी आईएएस अधिकारी की जब केंद्र सरकार में पोस्टिंग होती है, राज्य के आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी है, कर्मचारी हैं, जब वो केंद्र के डेपुटेशन सिस्टम में आते हैं तो फिर वो 360 डिग्री का सत्यापन करते हैं। यानी कि वो आपके ड्राइवर से भी पूछ सकते हैं ये साहब कैसे हैं, आपके पड़ोस में रहने वाले साहब से भी पूछ सकते हैं कि ये साहब कैसे हैं, आपके रिश्तेदारों से भी पता कर सकते हैं, आपकी जासूसी कराते हैं, आपके किराना वाले से भी पूछ सकते हैं, आपके घर में जो बाई आती है झाड़ू पोंछा करने के लिए, उनसे भी पूछ सकते हैं, आपके बैचमेट से भी पूछ सकते हैं, आपके पड़ोसियों से भी पूछ सकते हो, जहां आपकी पहले पोस्टिंग रही है वहां के कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं। यानी कि ये 360 डिग्री सत्यापन होता है। बैंक अब वही आपका वित्तीय चरित्र जो है उसका पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। अब आपके आर्थिक जीवन का एक डिजिटल डेथ वारंट कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी एक एक कौड़ी का हिसाब रखेगा, आपके खर्च करने की आदत का भी हिसाब रखेगा, आपके पुराने सारे लेन देन का भी हिसाब रखेगा, उसका कच्चा चिट्ठा उसके पास होगा। बैंक मैनेजर आपको लोन देने से पहले आप एक अपराधी की तरह दिखेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि ये कोई भविष्य में कोई लोन लिया है कि नहीं लिया, इन्होंने किस्त चुकाई है कि नहीं चुकाई है, कोई बैंक फ्रॉड किया है कि नहीं किया है, आपने कितनी संपत्ति लोन पर उठा रखी है, कितना लोगों से उधार लिया है, सब कुछ उसके पास होगा। और इस तरह डिजिटल ऑडिट में जब बैंक आपको लोन देने जाएगा तो आप वैसे ही फंस जाएंगे। आपकी जो वित्तीय कुंडली है, आपकी वित्तीय कुंडली बनेगी, फाइनेंशियल कुंडली आपकी बनेगी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपका बनेगा, जो आपका एक तरह से दुश्मन भी हो सकता है। यह जान लीजिए, समझ लीजिए। असल जांच इस बात की होगी कि आपकी कमाई का जरिया, आप जितना कमा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है और आपकी पुरानी आदतें कैसी रही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कमा रहे हैं अठन्नी और खर्चा कर रहे हैं रुपया, तो बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देगा या फिर बचेगा। नौकरी की सुरक्षा पर बैंक की आपकी नजर होगी। यह जो नया नियम और आ रहा है यह और ज्यादा खतरनाक है। आपको पता है कि देश में रोजगार है नहीं, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बैंक के पास लोन लेने जाएंगे। देखिए उनके सामने अब क्या चुनौती आने वाली है। यानी आपकी पूरी जो नौकरी है, आपकी जॉब है, आपकी जॉब की सुरक्षा ही आपके लोन की सबसे बड़ी दुश्मन बनने जा रही है। लोन की फाइल देखते ही बैंक सबसे पहले यह जांचेगा कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं। अगर आप किसी ऐसे आईटी, मीडिया, रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर मंदी का साया है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की तकनीक तेजी से निगल रही है, तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी फाइल सीधे कूड़ेदान में डाल दी जाएगी। आपकी आज की 1.5 या 2 लाख रुपए की सैलरी भी बैंक के लिए रद्दी के कागज के बराबर होगी। बैंक आपके भविष्य के रोजगार संकट और छटनी के डर को पहले से ही भांप चुका होगा और आपकी फाइल पर लाल स्याही फेर देगा,
क्योंकि बैंक आपके भविष्य की असुरक्षा को भांप जाएगा और बैंक रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरह की जो रिस्क वाली जॉब है वो बैंक लोन देने से बचेगा। अब किश्तों और आमदनी का जो असंतुलन है वो असंतुलन क्या है उसे समझिए। कमाई और किश्तों का दम घुटता जो अनुपात है वो नया नियम आपके घर की रसोई के बजट पर दम घोंटने के लिए आ रहा है, जिसे EMI टू इनकम रेशियो कहा जाता है। बैंक अब आपके कैलकुलेटर पर बैठकर यह हिसाब लगाएगा कि आपकी सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा पहले से ही पुरानी किश्तों में चुकाने में खत्म हो रहा है। अगर आपकी आमदनी का 40 या 50% हिस्सा पहले से ही किसी पर्सनल लोन या फिर बाइक की EMI या कार की EMI या घर की EMI में जा रहा है तो बैंक आपके नए लोन के आवेदन को तुरंत रोक देगा। बैंक को आपके चेहरे पर एक यूं कहें कि डिफॉल्टर होने वाला नजर आएगा और वो आपकी फाइल को ठंडे बस्ते में डालकर आपके सारे सपनों का दम घोंट देगा। लेकिन मजबूरी है, बैंकों की भी मजबूरी है, क्या करें, लगातार बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो NPA हो रहे हैं। अब जो जरूरी पैमाना है यानी कि आपका क्रेडिट बिहेवियर, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और सिर्फ मिनिमम ड्यूज यानी कि न्यूनतम देय राशि चुकाकर खुद को बहुत चालाक और अमीर समझते हैं, वे असल में अपने आर्थिक जीवन पर एक तरह से सुसाइड नोट लिख रहे हैं। नए ECL फ्रेमवर्क में बैंक इस आदत को आपकी सबसे बड़ी वित्तीय दरिद्रता और लाचारी मान रहे हैं। बैंक तुरंत समझ जाएंगे कि आपके पास पूरा बिल चुकाने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आपकी यही एक आदत नए लोन लेते वाले सपनों की अर्थी सजाने के लिए काफी होगा। बहुत आसान नहीं है दोस्तों। अब यह मॉडल है कहां का, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो चरित्र है, भारत का जो आचार विचार है, उसमें यह फिट नहीं बैठता। अब ये विकसित देशों का मॉडल है, यह कोई भारतीय आविष्कार नहीं है, यह पश्चिमी अर्थव्यवस्था का कड़ा मॉडल है, जिसे अमेरिका और यूरोप के बैंक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के नाम से सालों से अपना रहे हैं। वहां पर बिना मजबूत वित्तीय साख के कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा कमरा भी किराए पर नहीं ले सकता है। RBI अब भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को उसी वैश्विक कतार में खड़ा करने जा रही है ताकि हमारा देश भी दुनिया के सबसे सुरक्षित वित्तीय सिस्टम का हिस्सा बन सके। अमेरिका यूरोप की तर्ज पर जो सिस्टम बदल रहा है वो वैश्विक स्तर की बैंकिंग का एक नया अध्याय है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इसे सुधारने की कोशिश की जाएगी, देश के खाते को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। मुश्किल यह है कि ग्लोबल नियमों के जाल में जो भारतीय लोग हैं, भारतीय मध्यम वर्ग है, वो उलझा हुआ नजर आएगा, फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन RBI को यह नीति क्यों बनानी पड़ी, इसे समझिए। इससे कड़े नियम को देखकर मन में यह कड़वा सवाल भी उठता है, यह लाजमी भी है कि क्या RBI देश के मध्यम वर्ग का दुश्मन बन रहा है? क्या उसकी नीतियां आम जनता के खिलाफ हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। भारत ने एक लंबा और बेहद दर्दनाक NPA यानी कि डूब कर्ज का संकट देखा है। जब बैंकों का पैसा डूबता है तो देश की रीढ़ टूटती है और RBI इसी रीढ़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, मजबूत बनाए रखना चाहता है। कड़े फैसलों के पीछे की असली मजबूरी बैंकिंग की रीढ़ को टूटने से बचाने की कोशिश है, व्यवस्था को सुरक्षित रखने का बड़ा अभियान है, जन विरोधी नीति या फिर भविष्य की सुरक्षा का कवच भी है। इतिहास की गलतियों को सुधारने का नया प्रयास है, कड़वी दवा से होगा ये प्रयास, लेकिन बैंकिंग सिस्टम का इलाज तो जरूर होगा। लेकिन बैंकों को आखिर नुकसान कौन पहुंचाता है? बड़े डकैत, बैंकों को लूटने वाले जो उद्योगपति हैं, वो देश के वित्तीय इतिहास का काला पन्ना आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में एक सुलगते घाव की तरह जिंदा है, जिसे कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता है। हम सब ने अपनी खुली आंखों से देखा है कि कैसे विजय माल्या
नीरव मोदी, मेहुल चौकसे जैसे कॉरपोरेट घराने और रईस नाम बैंकों के हजारों लाखों करोड़ रुपए डकार गए, रातों रात कानून की धज्जियां उड़ाते हुए देश से रफू चक्कर हो गए। लेकिन इस महापाप, इस खुली डकैती की असली कीमत किसने चुकाई? इसकी पूरी मार किस पर पड़ी? देश के उन ईमानदार, सीधे साधे, मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर पर जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का एक एक पैसा ईमानदारी से टैक्स के तौर पर सरकार की झोली में डालता है। जब इन बड़े मगरमच्छों को लोन डूबे तो सरकारी बैंकों की दीवारें हिल गईं और वे दीवारें ढहने के कगार पर पहुंच गई, वेंटिलेटर पर आ गई। तब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने बैंकों को दोबारा जिंदा रखने के लिए, उन्हें डूबने से बचाने के लिए रिकैपिटलाइजेशन यानी कि पुनर्पूंजीकरण का सहारा लिया। और यह कुछ और नहीं था बल्कि देश के आम जनता की जेब से निकाला गया वही टैक्स का पैसा था जिसे लाखों करोड़ों की शक्ल में उन बीमार बैंकों के खातों में जबरन झोंकना पड़ा। उस वक्त जो दर्द और गुस्सा, आर्थिक नुकसान देश ने झेला, उसी गहरे जख्म का नतीजा है कि आज रिजर्व बैंक को इतना बेरहम और सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उसे बैंकिंग सिस्टम को बचाना है, बैंकों को बचाना है। लेकिन इन बैंकों के डकैतों का क्या, जो सरकार को लूट रहे हैं और देश के बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उसकी कीमत देश का आम आदमी क्यों चुकाए? हमारा सिस्टम है कैसा? हमारा सिस्टम अभी तक उनको देश के अंदर नहीं ला पाया, विदेश से उठा नहीं पाया, हजारों लाखों करोड़ ये बाहर ले जा चुके हैं। इसकी कीमत आम आदमी क्यों चुकाए? और सबसे बड़ी बात है कि क्या जो घोटाले हो गए, भविष्य में इसकी क्या गारंटी है कि ये घोटाले नहीं होंगे? अभी देश में ताजा एक और बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम बड़ी सुर्खियों में, अखबारों में छप रहा है। उन्होंने भी बैंकों को चूना लगाया है। वो भी देश के बड़े बड़े राजनेता, सरकारों के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि बैंक के ये लुटेरे रुक जाएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे? क्योंकि सफेद पोश लोगों के साथ तो मिलकर ये चोरी होती ही है। इसकी कीमत आम आदमी क्यों चुकाए? भारतीय रिजर्व बैंक ये दूरगामी फैसला असल में इसलिए भी ले रहा है क्योंकि वो फ्यूचर प्रूफ बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय बैंकों को भविष्य में आने वाले किसी भी तरह के अज्ञात, अनपेक्षित या फिर बड़े बड़े आर्थिक संकट से पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य बनाया जाए। वैश्विक वित्तीय इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में ऋण का कोई बड़ा और कृत्रिम बुलबुला फूटता है तो वहां की मजबूत से मजबूत और विशालकाय अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है और देखते देखते पूरा देश कंगाल हो जाता है। साल 2008 की वैश्विक मंदी में हमने अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े नामी बैंकों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश को उसी खौफनाक मंजर से बचाना चाहता है। आरबीआई की दूरदर्शी सोच यह है कि अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, वैश्विक मंदी का कोई बड़ा आर्थिक तूफान आता है, तो देश के भीतर ही डिफॉल्टर की ताकत अचानक बढ़ने ना लगे। हमारे देश के बैंक उस झटके से चरमराए नहीं, वे मजबूती से जमीन पर टिके रहें। नए नियम के तहत बैंकों के पास पहले ही दिन अपना खुद का एक मजबूत सुरक्षा कवच होगा, जिसे तकनीकी भाषा के प्रोविजन या फिर रिजर्व फंड कहा जाता है। यह फंड किसी भी विपरीत परिस्थितियों में बैंकों के लिए एक लाइफ जैकेट का काम करेगा, ताकि बैंक डूबने की नौबत ना आए और देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन कैसे हो सकता है? अभी एक ताजा नाम आया, राजेश मेहता। उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी को 15 लाख करोड़ का बना दिया और उस 15 लाख करोड़ की कंपनी में एसबीआई ने करोड़ों रुपए लगा दिए, बिना जाने समझे कि उनकी बैलेंस शीट में 15 लाख करोड़ का कोई धंधा था ही नहीं। जनाब, एक घर का सपना रखने वाले, एक गाड़ी का सपना रखने वाले, अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए ईएमआई लेने वाले एक आम आदमी से ज्यादा उन बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, उन बड़े बड़े लोगों के बारे में भी गंभीरता से विचार कीजिए, जो हजारों करोड़ रुपए का लोन बैंक से उठा तो लेते हैं लेकिन पटाने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, और जब टूटते हैं
तो देश के बाहर चले जाते हैं और देश की तमाम सरकारें और एजेंसियां छटपटाती रहती हैं। दशकों से यही चल रहा है, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी चुकाता है। और उसके बाद जब वो डिफॉल्ट करते हैं तो पूरी कायनात उनके साथ खड़ी हो जाती है। उनके इन करोड़ों रुपए के फ्रॉड को छुपाने के लिए कई सौ कानूनी रास्ते निकल आते हैं। उनके पास बड़े बड़े वकील भी आ जाते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं, जो चार्टर्ड प्लेन में बैठकर उनके लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर केस भी लड़ते हैं। नियमों की हर बंद गली उन्हें हंसते हुए बाहर भी निकाल देती है। कानून का यह शिकंजा सिर्फ एक मध्यम वर्ग की गर्दन को दबाने के लिए होता है, उस व्यक्ति को दबाने के लिए होता है जो एक अदद छोटा सा सपना देखना चाहता है, अपने परिवार को, घर को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वो भी सड़कों पर अपने परिवार के साथ गाड़ी में घूमना चाहता है। असर उन पर भी नहीं पड़ेगा जो देश का रईस तबका है, जो बैंक के लोन पर निर्भर नहीं है, जिनकी एक अपनी अलग समानांतर दुनिया चलती है, जो कैश या फिर नकदी में डील करते हैं, बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, आलीशान जमीनें। उनका काम बिना किसी बैंक मैनेजर की मिन्नत किए, बिना सीधे नगद के दम पर चलता है। सिविल स्कोर कम हो या ज्यादा हो, उनके ऐशो आराम की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती। सिविल स्कोर के झंझट से मुक्त है रईस वर्ग। नगद के दम पर खरीदी जाने वाली गाड़ियां बैंक मैनेजर की मिन्नतों से कोसों दूर, जो आर्थिक पाबंदियों का रईसों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियमों के दायरे से बाहर चमकती हुई दुनिया, फर्क अगर पड़ता है तो किसी और पर नहीं, मध्यम वर्ग पर पड़ता है। गाज उसी पर गिरती है। इस पूरी क्रोनोलॉजी की मार अगर किसी पर पड़ेगी तो मध्यम वर्ग पर पड़ेगी, जो दिन रात मेहनत करके अपनी पहली कार की चाबी पाना चाहता है, जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े मेट्रो शहरों में एक अदद 2 BHK फ्लैट की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने 25 और 30 साल की किश्तों के रूप में बैंक के पास गिरवी रख देता है। 30 साल की किश्तों में कैद सारे सपने, सुबह का अलार्म, होम लोन का डर, मध्यम वर्ग के आशियाने पर नियमों का प्रहार और पूरी जिंदगी की कमाई बैंक के पास बंधक रखता है। सपनों की ऊंची कीमतें चुकाएगा आम आदमी। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक ये भी देखेगा कि बेटा, तुम जिस जगह नौकरी करते हो, तुम्हारी नौकरी वहां है किस दिन की, कितने दिन की है। कहीं वहां मंदी की मार तो नहीं पड़ने वाली, कहीं वहां छटनी का डर तो नहीं है। यह भी उस फाइल में दर्ज होगा। यह मार उस पिता पर पड़ेगी जो अपने बच्चे की उच्च शिक्षा, उसे एक अच्छे कॉलेज के पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन की खातिर बैंकों के चक्कर काटेगा। अगर अतीत में किसी छोटी सी वजह से उसका सिविल स्कोर 730 के नीचे रह गया है, तो नया नियम उसके बच्चे के भविष्य के आड़े आ जाएगा। बैंक उसे लोन देने से मना कर देगा और ब्याज इतना बढ़ा देगा या फिर कि पढ़ाई का खर्च उठाना मध्यम वर्ग के बूते से बाहर हो जाएगा। पिता के सिविल स्कोर से बच्चे का भविष्य तय होगा। भविष्य इस बात से भी तय होगा, जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां की नौकरी आपकी सुरक्षित है या नहीं। भविष्य इस बात से भी तय होगा कि आप आगे जाके क्या ये लोन चुका सकते हैं, EMI भर सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें होंगी और यही वो चीजें होंगी जो आपके एक अदद लोन के लिए परेशानी की बात करेंगी। लेकिन मेरा फिर यहां पर यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन देश के 62% लोग जिनका सिविल 730 से नीचे है, उन्हें एक बहुत पतली और सकरी गली से गुजरना होगा अगर लोन लेना है। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कर्ज सिर्फ जेब से नहीं लिया जाता, भरोसे से लिया जाता है। पैसा लौटाने में एक भी छोटी सी चूक भविष्य के कई सारे दरवाजे अब बंद कर सकती है। बैंक खाते में जमा रकम देखते ही, लेकिन समय पर चुकाई गई किस्त चरित्र का बैलेंस बताती है। आज अजीब दौर है, घर में कुछ बच्चे